Good morning, students. The Prospect of Flowers. The story is written by Ruskin Bond. कहानी बहुत ही शानदार है. एक स्कूल बॉय और मिस मैकेंजी हु इज अ वेरी वेरी ओल्ड लेडी, इन दोनों के बीच ये कहानी है. पूरे चैप्टर को हमने दो पार्ट में तोड़ा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो पार्ट 1 हम आप पढ़ने जा रहे हैं. इसको आप ध्यान से सुनेंगे. Fern Hill, the Oaks, Hunter's Lodge, the Parsonage, the Pines, the Marney, Mackinnon's Hall, and Windermere. These are the names of some of the old houses that still stand on the outskirts of one of the smaller Indian hill stations. जो हमने शुरू में पढ़े हैं ये नाम है कुछ पुराने घरों के जो अभी भी किसी छोटे भारतीय हिल स्टेशन के बाहरी इलाके में स्थित है. Most of them have fallen into decay and ruin. इनमें से अधिकतर खराब हो गए हैं या नष्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं. They are very old, of course. ये वास्तव में बहुत पुराने हैं. Built over 100 years ago by Britishers. अंग्रेजों द्वारा 100 साल से भी पहले ये बनाए गए थे. उन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे. अब ये बता रहा है who sought, उन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे. Who sought relief from the searing heat of the plains. जो मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत चाहते थे, जो राहत की खोज में थे कि मैदानी इलाकों की गर्मियों से जो बचना चाहते थे, उन लोगों ने इन स्मॉलर हिल स्टेशन, वन ऑफ द इंडियन स्मॉलर हिल स्टेशन के आउटस्कर्ट्स में इन घरों को बनाया था. Today's visitors to the hill stations prefer to live near the markets and cinemas. Today's visitors का मतलब है जो आज जो लोग आते हैं, आज जो आगंतुक आते हैं या जो टूरिस्ट आता है हिल स्टेशंस पर, वो हिल स्टेशंस पर आने वाला आगंतुक या विजिटर्स जो है वो प्रेफर करते हैं, यानी कि पसंद करते हैं टू लिव नियर द मार्केट्स. मार्केट्स के पास में, यानी कि बाजार के पास में वो रहना पसंद करते हैं, जहां सारी सुख सुविधाएं उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाए. एंड सिनेमास, जहां एंटरटेनमेंट भी उनको इजीली अवेलेबल हो जाए, यानी कि सिनेमास के आसपास. तो वो ऐसे मार्केट और सिनेमा वाले एरिया में रहना या उसके आसपास के एरिया में रहना पसंद करते हैं. एंड मैनी ऑफ द ओल्ड हाउसेस सेट अमिडेस्ट ओक एंड मैपल एंड देवदार. और अधिकतर पुराने घर ओक यानी कि बांज, एंड मैपल, मैपल का पेड़, एंड देवदार, देवदार का वृक्ष. इन वृक्षों के जो जंगल हैं, आप ये समझ लीजिए, उनके मध्य या जहां पे इनकी बहुतायत है, जहां पे पेड़ अधिक मात्रा में लगे हैं, उन इलाकों में ये पुराने घर बने हुए आर इनहेबिटेड बाय वाइल्ड कैट्स. अब इनमें रह रहे हैं, इन घरों में, पुराने घरों में वाइल्ड कैट्स रह रही हैं. जंगली बिल्ले, तेंदुए, गुलदार या फिर और जंगली बिल्लियां जो होती हैं, ये जनरल टर्म यूज किया है इन्होंने यहाँ पे. बैंडिकोट्स, चूहे समझ लीजिए आप, आउल्स, उल्लू, गोट्स, बकरियां, एंड द अकेजनल चारकोल बर्नर. कभी कभी चारकोल बर्न करने वाले लोग, और म्यूल ड्राइवर, खच्चर आदि जो ले जाते हैं वो लोग. But amongst these neglected mansions stands a neat whitewashed cottage called Mulberry Lodge. इन छोड़े हुए या उपेक्षित घरों या हवेलियों के मध्य एक साफ सुथरा सफेदी किया हुआ एक घर है, और उस घर का नाम है मलबरी लॉज.
एंड इन इट, और इसमें यानी कि मलबरी लॉज में, अप टू अ शॉर्ट टाइम अगो, कुछ समय पहले तक, lived an elderly English spinster named Miss Mackenzie. एक बुजुर्ग महिला, एक अंग्रेज बुजुर्ग महिला, यानी कि जो बुजुर्ग महिला है वो अंग्रेज है, और स्पिंस्टर यानी कि अनमैरिड, अविवाहित महिला, एक बुजुर्ग अंग्रेज अविवाहित महिला रहती थी जिनका नाम था मिस मैकेंजी. In years, Miss Mackenzie was more than elderly, being well over 80. मिस मैकेंजी की उम्र की बात करें तो वो काफी वृद्ध थी, काफी बुजुर्ग महिला थी, वो 80 साल से भी अधिक उम्र की थी. बट नो वन वुड हैव गेस्ड इट, लेकिन कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था. शी वॉज क्लीन, वो काफी साफ सुथरी रहती थी. स्प्राइटली, ऊर्जा और जोश से भरी रहती थी. वेरी लाइवली, मतलब काफी लाइवली थी वो. एंड वोर ओल्ड फैशन, और पहनती थी पुराने फैशन के बट वेल प्रिजर्व ड्रेसेस, पर अच्छे से संभाल कर, सहेज कर या संरक्षित करके रखे हुए कपड़ों को. वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, शी वॉक द 2 miles टू टाउन, वो वह 2 मील चलती थी पैदल कस्बे में जाने के लिए या नगर में जाने के लिए. टू बाई बटर एंड जैम एंड सोप एंड समटाइम्स अ स्मॉल बॉटल ऑफ eau de cologne. कुछ चीजें खरीदने के लिए हो जाती थी, जैसे बटर का यहाँ पे जिक्र किया है इन्होंने, जैम लेने के लिए, साबुन लेने के लिए, और कभी कभार एक छोटी बोतल परफ्यूम की लेने के लिए. She had lived in the stations since she had been a girl in her teens, and that had been before the First World War. वह इस हिल स्टेशन पे तब से रह रही थी जब वह अपनी टीन एज में थी, यानी कि जब वो एक टीन एज की गर्ल हुआ करती थी. टीन एज यानी कि टीन्स जो वर्ड लिखा है, टीन एज को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, और टीन एज का मतलब है द एज दैट रन्स बिटवीन 13 to 19, जिसमें टीन लगता है. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 से लेकर 19 तक का जो है वो एज जो है वो टीन एज कहलाता है. तो जब वो इस उम्र की थी, 13 से 19 साल के बीच में रही होंगी, वो उस समय से इस हिल स्टेशन पे रह रही थी. और ये समय जो बताया गया है, दैट हैड बीन बिफोर, वो समय पहले का था. किससे पहले का था? प्रथम विश्व युद्ध से पहले के समय, यानी कि वो अपनी उसकी उम्र टीन एज की प्रथम विश्व युद्ध के पहले शुरू हो चुकी थी. दो शी हैड नेवर मैरिड, हालांकि उसने कभी विवाह नहीं किया. अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, शी वॉज अ स्पिंस्टर, वो अनमैरिड वुमन थी. शी हैड एक्सपीरियंस्ड अ फ्यू लव अफेयर्स, पर उसे एक आध लव अफेयर्स का अनुभव था, यानी कि उसके लव अफेयर्स रहे थे. कुछ कहा है यहाँ पे, यानी कि बहुत ही कम, नहीं के बराबर. एंड वॉज फार फ्रॉम बीइंग द टिपिकल फ्रस्ट्रेटेड स्पिंस्टर ऑफ फिक्शन, और वो इससे कोसों कोसों दूर थी, मतलब बहुत दूर थी, जैसा कि हम फिक्शंस में, कहानियों में पढ़ते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड स्पिंस्टर्स होते हैं. टिपिकल फ्रस्ट्रेटेड स्पिंस्टर, अविवाहित महिलाएं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं और अजीब प्रकार की हैं, उनका बिहेवियर बड़ा र्यूड है, ऐसा कुछ उसके साथ नहीं था. Her parents had been dead 30 years. Her brother and sister were also dead. She had no relatives in India. उनके माता पिता 30 साल पहले गुजर चुके थे. उनके भाई और बहन भी अब इस दुनिया में नहीं थे. उनका कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार भारत में नहीं था. एंड शी लिव्ड ऑन अ स्मॉल पेंशन ऑफ 40 रुपीज अ मंथ, और उनका गुजारा होता था एक छोटी पेंशन 40 रुपए प्रति माह पर
उनका गुजारा होता था। एंड द गिफ्ट पार्सल्स, और कुछ गिफ्ट पार्सलों पे, दैट वाज सेंट आउट टू हर, जो उनको भेजे जाते थे फ्रॉम न्यूजीलैंड बाय अ फ्रेंड ऑफ हर यूथ, जो उनको भेजे जाते थे उनके किसी मित्र द्वारा, जो उनका युवावस्था में मित्र रहा था और जो इस वक्त न्यूजीलैंड से उनको ये सम पेंशन और गिफ्ट पार्सल्स भेजा करता था। लाइक अदर लोनली ओल्ड पीपल, अन्य अकेले रहने वाले लोगों की तरह, शी केप्ट अ पेट, उन्होंने एक पालतू जानवर रखा था या पाला हुआ था। अ लार्ज ब्लैक कैट, वो पालतू जानवर थी एक बड़ी काली बिल्ली, विद ब्राइट येलो आईज, और जिसकी चमकीली पीली आंखें थी। इन हर स्मॉल गार्डन शी ग्रू डेलियास, chrysanthemums, gladioli, and a few rare orchids. अपने छोटे से गार्डन में, बगीचे में, उन्होंने उगाए हुए थे कुछ फूलों के नाम जो दे रखे हैं यहाँ पे, डेलिया, क्रिजेंथेमम्स, ग्लैडियोलाई और कुछ रेयर ऑर्किड्स, ये फूलों के नाम है सब। ये फूल उन्होंने अपने बगीचे में, छोटे से बगीचे में उगाए हुए थे। She knew a great deal about plants and about wildflowers, trees, birds and insects. वह बहुत कुछ जानती थी, यानी कि उनको काफी इसके बारे में जानकारी थी। किस चीज के बारे में जानकारी थी? पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूलों के बारे में, ट्रीज, पेड़ों के बारे में, वृक्षों के बारे में, बर्ड्स, चिड़ियाओं के बारे में, और पक्षियों के बारे में, मतलब हम कह रहे हैं, और कीट पतंग यानी कि कीड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स। She had never made a serious study of these things. उन्होंने इन चीजों का कोई गहन अध्ययन नहीं किया था। इन चीजों का मतलब ये जो हमने अभी पहले बात करी कि कीट पतंगे यानी कि कीड़े मकोड़ों, जंगली फूलों, पौधों, वृक्षों के बारे में उन्होंने कोई गहन अध्ययन नहीं किया था। बट परंतु हैविंग लिव्ड विद देम फॉर सो मेनी इयर्स, परंतु इतने लंबे समय से, कई सालों से उनके साथ रहते हुए, had developed an intimacy, एक अंतरंगता विकसित हो गई थी उनमें, with all that, इन सब के साथ, that grew and flourished around her, जो चीजें उनके आसपास उगी और पनपी, उन सब के प्रति, उन सब के साथ उनकी एक अंतरंगता विकसित हो गई। यानी कि जिन चीजों को उन्होंने उगते हुए, पनपते हुए, जिन चीजों को देखा, उन चीजों को लगातार इतने वर्षों से उनका सानिध्य, उनका साथ रहा उनका आपस में, तो इस चीज ने उनके बीच में एक इंटीमेसी डेवलप कर दी, एक अंतरंगता डेवलप कर दी, उनके बीच में एक लगाव डेवलप कर दिया, और जिससे उन्हें ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि उन्होंने इसकी कोई गहन अध्ययन इसका कभी नहीं किया था। She had few visitors. कुछ लोग उनसे मिलने आते थे, कुछ लोग। Occasionally the padri from the local church called on her. कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार लोकल चर्च के पादरी उनसे मिलने आया करते थे या उनसे भेंट करते थे। एंड वंस अ मंथ, और महीने में एक बार, द पोस्टमैन केम विद अ लेटर फ्रॉम न्यूजीलैंड और हर पेंशन पेपर्स। एक बार महीने में एक बार पोस्टमैन यानी कि डाकिया लेटर लेकर या उनके पेंशन के पेपर लेकर उनके पास, मतलब जो लेटर उनके न्यूजीलैंड से आते थे उन्हें लेकर महीने में एक बार पोस्टमैन भी उनके वहां आया करता था। The milkman called every second day with a liter of milk for the lady and her cat. मिल्कमैन यानी कि दूध वाला जो व्यक्ति था, दूध बेचने वाला,
वो भी उनके वहां आता था हर दूसरे दिन, यानी कि एक दिन छोड़कर, विद अ लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर दूध लेकर, फॉर द लेडी एंड हर कैट, महिला और उसकी बिल्ली के लिए दूध लेकर, दूध वाला हर दूसरे दिन आया करता था। And sometimes she received a couple of eggs free, और कभी कभार उन्हें 2 अंडे फ्री में मिल जाया करते थे। For the egg seller remembered a time, एक कारण था कि जो एग सेलर यानी कि अंडे बेचने वाला व्यक्ति था, वो याद करता था एक समय को, when Miss Mackenzie, जब मिस मैकेंजी in her earlier prosperity, जब वो पहले अमीर हुआ करते थे, यानी कि जब उनकी समृद्धि का समय था, मिस मैकेंजी जब काफी समृद्ध हुआ करती थी, bought eggs from him, वो खरीदती थी, bought eggs from him, उनसे अंडे खरीदा करती थी, in large quantities, बहुत बड़ी मात्रा में उनसे अंडे खरीदा करती थी। He was a sentimental man, वो एक भावुक व्यक्ति था। कौन? अंडे वाला। He remembered her when she was a ravishing beauty in her 20s, and he had gazed at her in round-eyed, 9-year-old wonder and consternation. वो याद करता है मिस मैकेंजी जब अपनी 20s की एज में थी। 20s की एज का मतलब है 20 से 29 के पीरियड जो है वो 20s की एज कहा जाता है, जिसमें 20 वर्ड लगेगा। तो ये वो कह रहा है कि उसने उस वक्त उन्हें देखा था, वो बहुत ही आकर्षक हुआ करती थी, बहुत ही मनमोहक थी, वो अपनी ओर ध्यान स्वतः आकृष्ट कर लेती थी। एंड ही हैड गेज्ड, उसने उन्हें बड़े ही, जब वो देखता था तो उसको काफी, मतलब लगातार देखता ही रह जाता था, यानी कि काफी आश्चर्य से भर जाता था कि इतनी सुंदर कैसे हो सकती हैं। वो उस 9 साल के पीरियड को याद करता है, वो विस्मय से भर देने वाली सुंदरता जो थी, वो आश्चर्य जो था, वो उसको आज भी याद करता है। और जब वो याद करता है तो वो मिस मैकेंजी के उस 20s की एज को याद करता है। ये याद करने वाला जो व्यक्ति है, ये है एग सेलर, यानी कि अंडों का विक्रेता। Now it was September, and the rains were nearly over, and Miss Mackenzie's chrysanthemums were coming into their own. सितंबर का माह आ चुका था, बरसात लगभग जा चुकी थी, यानी कि बरसात का मौसम लगभग चला गया था, और मिस मैकेंजी के गार्डन में, के बगीचे में क्रिसैंथेमम्स के फूल अपने आप निकलने लगे थे। She hoped the coming winter wouldn't be too severe. उन्हें उम्मीद थी, मिस मैकेंजी को उम्मीद थी कि आने वाली सर्दियां बहुत अधिक भयावह नहीं होंगी, यानी कि इस बार सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा। Because she found it increasingly difficult to bear the cold, क्योंकि वो ऐसा महसूस कर रही थी, या उन्हें लग रहा था कि अब वो ज्यादा ठंडा सहन नहीं कर पाएंगी। One day as she was pottering about in her garden, एक दिन जब वो अपने बगीचे में काम कर रही थी, she saw a schoolboy plucking wildflowers, उन्होंने एक स्कूल के बच्चे को, स्कूल बॉय को, वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूल तोड़ते हुए देखा, ऑन द स्लोप, ढलान पर, अबाउट द कॉटेज, कॉटेज के ढलान पर, यानी कि जो घर था उनका, उसके जो पहाड़ी क्षेत्र में जो उनका घर था, उस पहाड़ी क्षेत्र के घर के स्लोप पर उन्होंने एक स्कूल बॉय को जंगली फूल तोड़ते हुए देखा, जब वो अपने खेत में, बगीचे में काम कर रही थी। Who is that? She called. मिस मैकेंजी ने कहा, कौन है? कौन है वहां पे? What are you up to, young man? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, young man? The boy was alarmed. बच्चा जो है अलर्ट हो गया एकदम। And tried to dash up the hillside. और उसने कोशिश की कि वो पहाड़ से
ऊपर को भाग जाए। बट ही स्लेप्ड ऑन द पाइन नीडल्स, लेकिन वो पिरूल की घास पे या जो पिरूल है उस पे स्लिप हो गया एंड केम स्लिदरिंग डाउन द स्लोप, और फिसलता हुआ जैसे सांप रगड़ता हुआ चलता है, आ जाता है घसट के, उस प्रकार से वो घिसटता हुआ नीचे पे आ गया, स्लोप से, ढलान से नीचे की तरफ को आ गया स्लिप होने के कारण, इनटू मिस मैकेंजीज नेस्टर्शियम बेड, और मिस मैकेंजी ने जो नेस्टर्शियम का पौधों का बगीचा लगाया था उस बगीचे के अंदर वो पहुंच गया। When he found there was no escape, जब उसने देखा, उस स्कूल बॉय ने देखा कि अब कोई बचने का या भागने का रास्ता नहीं है, he gave a bright disarming smile, उसने bright disarming smile मिस मैकेंजी को दी, यानी कि वो मुस्कुरा के उनके सामने पेश आया and said good morning miss, और उन्होंने, उस बच्चे ने मिस मैकेंजी से कहा गुड मॉर्निंग मिस, यानी कि ग्रीट किया उन्हें। He belonged to the local English medium school, वह बच्चा जो था लोकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, एंड वोर अ ब्राइट रेड ब्लेजर, उसने ब्राइट रेड ब्लेजर यानी कि ब्राइट रेड कलर का ब्लेजर पहना हुआ था, एंड अ रेड एंड ब्लैक स्ट्रिप्ड टाई, रेड और ब्लैक कलर की स्ट्रिप वाली टाई उसने पहनी थी, लाइक मोस्ट पोलाइट इंडियन स्कूल बॉयज, पोलाइट इंडियन स्कूल बॉयज की तरह ही कॉल्ड एवरी वुमन मिस, और हर महिला को वो मिस कह के संबोधित करता था, जैसा कि मोस्ट पोलाइट इंडियन स्कूल बॉयज करते हैं। गुड मॉर्निंग सेड मिस मैकेंजी सेवेरली, स्ट्रिक्टली मिस मैकेंजी ने गुड मॉर्निंग कहा, मतलब गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग दिया गया, पर मिस मैकेंजी ने इसको बहुत ही पोलाइटली नहीं कहा। Would you mind moving out of my flower bed? मिस मैकेंजी ने कहा कि भाई आप मेरे फूलों के बगीचे से बाहर आना पसंद करेंगे, मतलब एक एंग्री टोन में कहा उन्होंने कि भाई आप मेरे फूलों के बगीचे से बाहर आ जाइए, ये मीनिंग में उन्होंने कहा इसको। दिस इज अ वन वे ऑफ सेइंग इट। The boy stepped gingerly over the nasturtiums and looked up at Miss Mackenzie. उस बच्चे ने, उस स्कूल बॉय ने, जो कि नेस्टर्शियम के पौधों के बगीचे में है, उसने बड़े ही ध्यानपूर्वक सावधानी से अपने पैर रखे और वो मिस मैकेंजी की तरफ देखने लगा। With dimpled cheeks के साथ and appealing eyes, और आकर्षक आंखों के साथ। It was impossible to be angry with him, और ये impossible था कि उससे नाराज हुआ जाए। मिस मैकेंजी के लिए भी ये इम्पॉसिबल था कि वो उस बच्चे से नाराज हो सके। द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स, रस्किन बॉन्ड की जो शॉर्ट स्टोरी है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 यहाँ पे ओवर होता है, पार्ट 2 के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा जो जल्दी आ जाएगा, और पार्ट 1 की आप स्टोरी अच्छे से दोबारा सुन लें, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और इस कहानी को समझ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।